अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एहराम मिस्र के बारे में और जानेंगे एहराम मिस्र के 10 हक़ाइक़ जो हमें मिस्र की तारीख़ के बारे में बताते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वाज़े कर दें कि एहराम मिस्र खलाई मखलूक ने नहीं बनाए थे। मिस्र में पहले एहराम की तमीर को 4,500 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से ज़ायद एहराम मौजूद हैं। हर एहराम एक तामीराती मोजज़ा है, जिसमें से सबसे बड़ा एहराम गिज़ा का है जो फ़िरौन खुफू के लिए बनाया गया था। ये एहराम 139 मीटर ऊंचा है और इसकी तामीर में पत्थर के 20,300,000 से ज़ायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें से हर एक का वज़न कई टन है। ये यकीन करना आसान नहीं कि उस वक्त तकनीकी आलात के बग़ैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए। नंबर 1, वो ज़हीन रियाजी दान थे। एहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे जो लोग कट के मुकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर की टुकड़ों के तादाद का हिसाब लगाया ताकि एहराम की जगह पर ले जाया जा सके। और ये भी तयन किया गया कि ज़मीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खुफू एहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्ररा ढलवान है। एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजी दान थे। नंबर 2, एहराम की तामीर एक बड़ा काम रहा। अगर किसी को एहराम बनाकर अब्दी ज़िंदगी मिल गई है तो वो सखरा में पहले एहराम के डिज़ाइनर एमहोतिप हैं। एक हुनरमंद मामार होने के अलावा वो फ़िरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे और एक पादरी और मालिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने इन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में इन्हें देवता का दर्जा दे दिया गया। 1960 के आसपास फिल्म बीनों ने इनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और इन्हें फिल्म द ममी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रेजर और रिचल वेज को खौफजदा करता है। नंबर 3, कारकुन तवाना और मजबूत जिस्म के मालिक थे। एहराम बनाने वालों ने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए इन पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। एहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बतखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की बाकियात से पता चलता है कि एहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बियर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। इन मुलाजमीन का कब्रिस्तान भी एक ही चीज़ जाहिर करता है, क्योंकि इस काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज़ तिबी देखभाल की बदौलत बहुत से ज़ख्म मोहलक नहीं हुए और लोगों की टूटी हुई हड्डियों का भी इलाज किया गया। नंबर 4, कारकुन टीम वर्कर थे। कदीम गांव में आसारे कदीमा की खुदाई एहराम के हुनरमंद मजदूर करते थे। इसे पता चलता है कि गुलामों को मुबैना तौर पर एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की। जब एहराम के वर्कर के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ खुफू कहा तो ऐसा लगता है कि इन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था और ना ही इस्तेसाल की कोई खबर थी। इन ग्रोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लेथोग्राफिक्स से पता चलता है कि इनमें एहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फ़ख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था।
نمبر 5، احرام پانی کے پاس تھے۔ آج غزہ کے احرام ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہیں، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا جو اس وقت قریب تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھیں، جس کی وجہ سے احرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے ٹکڑے تھے۔ نمبر 6، قدیم مصر کے فرعونوں کے لیے بعض اوقات ایک احرام کافی نہیں ہوتا تھا۔ احرام مختلف احراموں کا ایک مجموعہ تھا، بشمول چھوٹے احرام، نیز فرعون کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر۔ نمبر 7، قدیم مصری فانی تھے۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ غزہ کے احرام سینکڑوں دیگر احراموں کے مجموعے میں گرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرعون کے لیے مقدس قبرستان کے احرام کی تعمیر کے بعد اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ نمبر 8، وہ خزانوں سے متوجہ تھے۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن احرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین احرام تک پہنچے تو اکثر احرام خالی تھے۔ نمبر 9، احرام اپنی پیچیدہ اور پر اسرار سلامتی اور تحفظ کے لیے بدنام ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے احراموں میں کوئی کلہاڑی، سام کے گڑھے یا یہاں تک کہ عام جال نہیں ملے۔ مقبروں کی چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر، جیسے احراموں کے داخلی دروازوں کے سامنے بڑے پتھر رکھنا، بیکار تھے، اور جہاں تک مصری احراموں کی بات ہے تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ امکان نہیں کہ راستے میں انتباہ جیسا کچھ ہو۔ نمبر 10، احرام مصر اب بھی ماہرین آثار قدیمہ کو پریشان کرتا ہے۔ ابھی بھی احرام مصر اور اس کے تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔